हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, एक ग्लास स्लैब के कारण रिफ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे स्मॉल एंगल्स वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको हेल्प में लेकर के हमने इमेज फॉर्मेशन किया था थ्रू दिस स्लैब। और हमारे पास एक फॉर्मूला भी आया था जिसमें हमने बोला था कि जो इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट होके आ जाता है किसी पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस के लिए। और उसके लिए हमने जो शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला निकाला था वो भी हमने निकाला था, ठीक है। और वो कितना आया था, t इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। ये आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था, जिसको हमने म्यू एम अपॉन म्यू एस से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर, वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम फर्दर डिस्कस करेंगे जो अगला जो टॉपिक है वो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों, आ जाएंगे जल्दी से। और आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे पास जो है क्वेश्चंस हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना ज़रा। ओके, तो अपने पास जो है क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि क्विकली रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से। हमने आपको बताया था कि कोई भी एक ग्लास स्लैब रखी हुई हो और जिसकी मोटाई टी मोटाई हो, टी मोटाई की कोई ग्लास स्लैब अगर रखी हुई हो, उससे किसी भी डिस्टेंस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, डिस्टेंस डजेंट मैटर, बट शिफ्ट जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था। जो शिफ्ट जो आई थी हमारे पास प्यारे दोस्तों, जो शिफ्ट अगर आपको ध्यान हो, प्रीवियस लेक्चर को आपने देखा हो, तो वो अपने ऐसा t इंटू 1 माइनस म्यू जो है, जो भी सराउंडिंग का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का, ठीक है। और ये जो आया था ये स्लैब का आया था और ये आया था सराउंडिंग का। हमने एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर शुड बी इन द सेम मीडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरेक्सियल रेज के लिए हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था, पैरेक्सियल रेज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर शुड बी इन द सेम मीडियम। और हमने बोला था कि इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो स्लैब से कितनी डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर ये फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता। शिफ्टिंग जो है, चाहे आप 10 मीटर के ऊपर रखो, चाहे 20 मीटर पर रखो, चाहे 1 सेंटीमीटर पर रखो, शिफ्टिंग सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल एंगल्स के लिए, पैरेक्सियल रेज के लिए, ये ध्यान रखना। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्लैब को और मिरर को जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक अपने पास एक स्लैब दी हुई है, ये अपने पास एक स्लैब दी हुई है जिसकी जो मोटाई है, ठीक है, वो मान लो अपने पास दी हुई है 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर अपने पास क्या दी हुई है, इसकी विड्थ दी हुई है। यहाँ से जो है आपको इतनी कितनी डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से जो है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर एक अपने पास रखा हुआ मिरर, यहाँ से, ठीक है, ये मिरर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैं बोलूँ कि ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मतलब यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, ओके, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। इसकी जो फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है अपने पास 30 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दी हुई है, ओके। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जनरली अपन 1.5 लेते हैं, तो 1.5 अपने पास ग्लास है, इसका मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर यानी बिल्कुल
हमें क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि इस स्लेब के लिए जो है, इस स्लेब के लिए जो है इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, देखते हैं। हमें पता है कि कोई भी जब स्लेब रखी हुई होती है, कोई भी स्लेब जब रखी हुई होती है तो कुछ इस प्रकार से और यहाँ से कुछ इस प्रकार से अपने पास जाती है लाइट रे और यहाँ पर अपने पास शिफ्टिंग हो जाती है। पहले देखते हैं शिफ्टिंग देख लेते हैं, प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है, शिफ्टिंग देख लेते हैं। ठीक है ना। अब चूंकि ये तो प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव ये जो मीडियम दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 है, एयर दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से शिफ्टिंग निकालूं, शिफ्टिंग इस ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग इस ग्लास स्लेब के लिए वो होगा टी, विड्थ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ओके, 1 माइनस म्यू, सराउंडिंग कितना है भाई, सराउंडिंग जो इस स्लेब के चारों ओर क्या है अपने पास 1 है, और अपॉन में, और इसका जो है स्लेब का 1.5 है अपने पास हो गया। तो अपने पास ये हो गया, ये हो जाएगा 2 अपने पास 2/3 और यहाँ पर 1/3 और h इक्वल टू अपने पास आ गया प्लस का 5 सेंटीमीटर। ये अपने पास प्लस 5 सेंटीमीटर आई। इसका मतलब प्लस का मतलब क्या है, जो रेज की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, तो इस डायरेक्शन में जो रेज जा रही है तो उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है, हमने बताया था। मतलब इमेज यहां बन जाएगी, इस ग्लास स्लेब से रिफ्रैक्शन के पश्चात जो है इमेज यहां बनेगी, I1 बोल देते हैं। तो अब देखो अगेन क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। किससे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा इस कॉन्वेक्स मिरर से। अभी देखो ऑब्जर्वर कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जर्वर रखा हुआ है यहाँ पर दे रखा है, कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि बताइए ये भाई साहब ऑब्जर्वर हैं यहाँ पर, और इमेज फाइनल इमेज कहाँ बन रही है। तो फाइनल इमेज यहाँ नहीं बनेगी, नहीं, अब ये लाइट रे देखो आगे भी जा रही है, तो उससे भी रिफ्लेक्शन करवाना पड़ेगा ना, बिल्कुल करवाना पड़ेगा। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये जो लाइट रे है वो कहाँ से आ रही है, ये आ रही है यहाँ से। मतलब 5 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस जो वो शिफ्टिंग कितनी हुई 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचा, ये बचा 5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली बात है। तो इस मिरर के लिए ये जो I1 होगा दैट विल एक्ट लाइक एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो कितने डिस्टेंस पर रखा हो, पोल से मेजर करो 10, 25 एंड 30, यानी U जो है रिफ्लेक्शन के लिए U जो होगा, U होगा माइनस का 30, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। F जो है इसकी फोकल लेंथ हमें ऑलरेडी दी हुई है, यानी माइनस का, अच्छा पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ, यानी प्लस का 30 सेंटीमीटर, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल। तो V इक्वल टू UF करेंगे तो माइनस का 900 अपॉन U माइनस F, यानी माइनस का 60। तो पॉजिटिव में बनेगी, पॉजिटिव में बन रही है अपने पास 3/2, ठीक है ना, यानी 15 सेंटीमीटर। सही बात है, ओके सर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो मैं क्या करूं, 15 सेंटीमीटर पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। यहां से लाइट रे आई 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या बनेगी, प्लस 15 सेंटीमीटर ना, हाँ जी बिल्कुल। तो प्लस 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो है वो प्लस 15 सेंटीमीटर यानी I2 इमेज बनी। मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा प्यारे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हुआ होगा कि यहाँ से जो है लाइट रे ये चली गई। अच्छा, जब तक नहीं दे रखा हो ऊपर से कितनी है, तो हम क्या मानेंगे, इनफाइनाइट लेंथ मानेंगे। तो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्शन के पश्चात यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल। अब ये लाइट रे इससे अगेन क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और फिर ये लाइट रे इस ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगी, ठीक है ना। अभी रिफ्रैक्शन बाकी है, मतलब ये कितने डिस्टेंस है, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, वाह भाई वाह, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई, यानी I2 इमेज बन गई। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले इमेज बनी I1, रिफ्लेक्शन के पश्चात बनी I2,
अब वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा थ्रू दिस ग्लास स्लैब, अगेन होगा, मतलब शिफ्टिंग होगी ना, शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। रिफ्रैक्शन में हम शिफ्टिंग तो चेक करते हैं, बिल्कुल। तो शिफ्टिंग देखो ना, शिफ्टिंग देखो, शिफ्टिंग देख लें, तुम कहो तो शिफ्टिंग देख लेते हैं। देखो यहाँ से लाइट रे जाएगी, रेयर है, डेंसर है, ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर कुछ इस प्रकार से आएगी। अभी देख लेते हैं, मुझे नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव, मैं अभी नहीं बना सकता। मुझे वैसे तो पता है कि इस तरफ ही आएगा, मुझे ये पता है। क्यों पता है? क्योंकि ये रेयर है, ये डेंसर है, पॉजिटिव बनेगा। कैसे, देख लो, हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो अब इस I2 के लिए शिफ्टिंग निकालूंगा मैं, है ना। ये एस हो गया तो एस डे बोल देते हैं। T इंटू 1 माइनस 1 भाई, शिफ्टिंग तो सेम ही है सर, शिफ्टिंग तो सेम ही होगी। क्या शिफ्टिंग इस ग्लास स्लैब से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है? नो सर। तो शिफ्टिंग तो +5 सेंटीमीटर ही होगी, बिल्कुल होगी। अब +5 सेंटीमीटर सर मैं इस तरफ लूँ या इस तरफ? अभी एक बात बताओ, ये जो ग्लास स्लैब है इससे किस तरफ रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट? हालांकि ये लाइट रे जा रही है, इस लाइट रे का लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस तरफ आ रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे यानी राइट से लेफ्ट में आ रही है, राइट से लेफ्ट में आ रही है, तो शिफ्टिंग भी क्या होगी, राइट से लेफ्ट में, यानी 5 सेंटीमीटर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फाइनल इमेज बनेगी ना प्यारे दोस्तों, ये I3, ये जो वो फाइनल इमेज I3 है, और ये इमेज फाइनल है। यहाँ से ये लाइट रे जो इसकी आंखों में गिरेगी, इस व्यक्ति की आंखों में, इस व्यक्ति की आंखें थोड़ी बड़ी बना लो ना, तुम सोच रहे हो कि आंखें बड़ी कैसे गिरेंगी, देखो इस प्रकार से। हालांकि इतनी बड़ी आंखें होती नहीं हैं, हम स्मॉल एंगल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बड़े बड़े डायग्राम बनाने जरूरी है। एक सेकंड मुझे चेक करने दो कैमरा क्वालिटी, ओ माय गॉड, ठीक है। तो अब फाइनल इमेज जो है वो इसको ऐसे दिखेगी, हाँ जी यहाँ पर, यानी यहाँ पर इमेज बनेगी, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये डिस्टेंस बनी 10 सेंटीमीटर। तो कितनी डिस्टेंस, ये हो गया 10, यानी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, डिस्टेंस कहीं से ही पूछ ले, ये पूछ ले कि भैया आप बताओ फाइनल इमेज जो बनी ना, वो हमें ये बताओ कि इस मिरर से किस डिस्टेंस पर है, तो आप बोलते हो कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। आप अगर वो बोलते कि ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट से आप निकालोगे 10, 25, 25, 35, 35 एंड 45, सिंपल। ऐसा करना होता है, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन जो मिक्स, अब कुछ भी आ सकता है, मिरर कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव दे सकता है आपको, ठीक है ना, 2 मिरर दे सकता है, मिरर्स का कॉम्बिनेशन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये हमारे पास हमने एक क्वेश्चन किया ग्लास स्लैब से, ठीक है ना, ये हम डिस्कस किए हमने क्वेश्चंस। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अभी और भी हैं मेरे पास, लेकिन अभी क्वेश्चन उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और फिर जो है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे, हालांकि इतनी बड़ी बात है नहीं, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ, मुझे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं बात करूं आपसे। अभी तक हमने ग्लास स्लैब के बारे में चर्चा की और हमने वो देखा कि ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब से हमने शिफ्टिंग निकाली और ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर सेम मीडियम में है। लेकिन
ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर डिफरेंट मीडियम में हो तो, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर डिफरेंट मीडियम में हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हेडिंग ये डाल लें कि शिफ्ट, ठीक है, शिफ्टिंग इन थ्रू ए ग्लास स्लैब व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम। और साथ ही साथ ये पैराक्सियल रेज के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, छोटे छोटे एंगल मान रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से जो आने वाली लाइट रे है वो जब ग्लास स्लैब पर गिरती है तो वो स्मॉल एंगल बनाती हैं, ठीक है ना। पैराक्सियल रेज हैं, नॉर्मल के जस्ट पास से होती हुई गुजरती हैं, तो पैराक्सियल रेज के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता भी है। लेकिन हम बातें करने जा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर जो वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में हो, मतलब मैं ऐसे बात करूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडिया, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन डिफरेंट मीडियम, कैसे क्या? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि मीडियम 2-3 ग्लास स्लैब और ले लो चाहिए, ठीक है, 2-3 ग्लास स्लैब और ले लो चाहिए, अलग अलग मीडियम है, ठीक है। जैसे हमने अलग अलग ग्लास स्लैब के लिए देखा था ना कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं और मीडियम जो है वो अलग अलग ले रहे हैं। देखो मैंने बोला कि ये कोई इस प्रकार से, ये कोई ग्लास स्लैब है एक इस प्रकार से, ठीक है ना, ये जो है ग्लास स्लैब कुछ इस प्रकार से, यहाँ से ये जो हो ग्लास स्लैब है अपने पास, या मीडियम बोल देता हूँ, ये मान लो T1 इसकी क्या है, मोटाई है, और अपने पास जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने N1 बोल दिया। यहाँ पर ऑब्जर्वर अपने पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब यहाँ पर एक और ग्लास स्लैब ले लेता हूँ मैं, अब कैसे भी आ सकती है, हम चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस भी हमने बताए थे कि कैसे करना है। अगर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर जो है वो सेम मीडियम में रहते हैं तो अलग अलग, अगर आप अपने पास ग्लास स्लैब रखी भी हुई हों तो हम डायरेक्ट इंडिविजुअल ग्लास स्लैब के लिए शिफ्टिंग निकाल लेते हैं और डायरेक्ट उनको जोड़ देते हैं, प्लस है माइनस है दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर वो ही क्या हो, वो ही अगर डिफरेंट मीडियम में हो, मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, कि मान लो कि ये ऑब्जर्वर है और इसका जो मीडियम है वो मान लेते हैं N3 है, और ये जो डिस्टेंस है वो T3 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये इंसान की आंख है, ये ऑब्जर्वर भाई साहब है, ठीक है ना, ये भाई साहब ऑब्जर्वर भाई साहब है, ये ऑब्जर्वर भाई साहब है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर भाई साहब है। अब मैं इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, सारा ही ये अपने पास आयरिस है इसका, अपने पास जो है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रे कहीं भी जा सकती हैं, हम बड़ी आंख बना रहे हैं, वैसे होती छोटी है, छोटे एंगल्स के लिए हम बातें कर रहे हैं। तो अब ऐसे इसमें कैसे करेंगे, फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सिंपल, जब भी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में हो, क्योंकि ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, उसका N3 है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग सोल्व कर लेंगे ना, अलग अलग सोल्व करेंगे। पहले इसके लिए सोल्व करते हैं कि यहाँ से लाइट रे गई, ठीक है ना, तो यहाँ इसके लिए मैं निकालता हूँ, शिफ्टिंग निकालता हूँ, निकाल देते हैं। तो पहले के लिए यानी फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं शिफ्टिंग निकालूँ तो क्या होगा, शिफ्टिंग T इंटू, भाई या तो ऐसे करो, जो अपने ओरिजिनल जो है, जो हम यूज़ किया करते थे, क्या करते थे, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ठीक है ना, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, वो हमें निकालना है। तो अपरेंट डेप्थ में बोल देता हूँ d डैश, और रियल डेप्थ कितनी है, T1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बिल्कुल, तो T1 हमने बोल दिया। जिस मीडियम में जा रही हैं लाइट रे, जिस मीडियम में जा रही हैं लाइट रे, इस मीडियम में चली गई भी,
ठीक है, इस मीडियम में चली गई, बहुत बढ़िया, इस मीडियम में चली गई, बिल्कुल चली गई। तो इस मीडियम में चली गई तो देखना जरा, जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिस मीडियम से आ रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डी डैश जो होगा वो कितना होगा n2t1/n1। यानी इस मीडियम में अगर ऑब्जर्वर रखा हुआ होता ना तो इसको जो है वो यहाँ बनती इमेज, यानी I1 इमेज यहाँ बनती। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। डी डैश मतलब यहाँ से डिस्टेंस आ गई इसकी, डी डैश समझ रहे हो, ये वाले, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। यहाँ से जो मैंने बोला कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगी इसकी, वो मैंने बोला कि ये जो है वो हो गई डी डैश, ठीक है, डी डैश हो गई, सही बात है। तो ये हो गया डी डैश। अब मैं चर्चा करता हूँ उसके लिए, ये जो लाइट रे जो वो इससे दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है ना, इस मीडियम में जाएगी, मान लेते कुछ इस प्रकार से चली गई। तो इस मीडियम के लिए, यानी ये फर्स्ट सरफेस मानी मैंने, इसको सेकंड मान लेता हूँ, तो सेकंड बोल देता हूँ, डी डबल डैश बोल देते हैं, ठीक है ना, अपारेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ कितनी होगी भाई, यहाँ से ये, अब ये जो इस मीडियम की इस सरफेस के लिए ये जो लाइट रे वो किसका काम करेगी, ये जो I1 है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये कितनी दूरी पर है, डी डैश प्लस T2, डी डैश प्लस T2, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल। तो डी डैश प्लस T2 है, यानी डी डैश हो गया प्लस T2 हो गया, और वो होगा जिस मीडियम में जा रही है लाइट रे यानी N3, और जिससे आ रही है यानी N1। अच्छा, और चेक कर लो, तो डी डबल डैश निकालना है अपने को, है ना, डी डबल डैश निकाल लेते हैं। चलो डी डबल डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, वो करेंगे हम N3/N1 और मल्टीप्लाई करेंगे, डी डैश कितना है, डी डैश है अपने पास N2t1/N1 प्लस, ठीक है ना, ये N3 और ये हो गया टी डैश, डी डैश की हमने वैल्यू रख दी N2/N1 और प्लस अपने पास हो गया T2, बोलो हाँ कि ना। जब हम आगे सोल्व करें तो डी डबल डैश जो है वो कितना होगा, देखो N1, ये N2 आएगा ना, ये N2 आएगा ना, N3 और N2 आएगा, N2 से N2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर N3/N1, यानी N3/N1 T1 प्लस N3/N2 T2, बोलो हाँ कि ना, सही है। डी डबल डैश, डी डबल डैश कहाँ से है, अब जो फाइनल ये जो है लाइट रे यहाँ से जाएगी, और अब जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ पर बन जाते हैं। ये मैंने बोल दिया कि I2 फाइनल इमेज बन गई, और इस सरफेस से ये जो है ये जो डिस्टेंस है वो डी डबल डैश बनी, बोलो बनी कि नहीं बनी। ये हम फॉर्मूला इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि ये पैराक्सियल रेज के लिए कंसिडर कर रहे हैं, पैराक्सियल रेज के लिए, ठीक है, शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो डी डबल डैश निकल गई, ठीक है, ये आ गया डी डबल डैश। क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि ऑब्जर्वर से, क्वेश्चन में पूछेगा कि आप ये बताइए कि ऑब्जर्वर से फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस, ठीक है, तो फाइनल अगर बोलूँ मैं फाइनल डिस्टेंस, ठीक है, फाइनल डिस्टेंस ऑफ, ठीक है ना, फाइनल डिस्टेंस ऑफ, ऐसे बोल देते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर, वो कितनी होगी, वो जो होगी वो होगी T3, ठीक है, T3 प्लस अपने पास डी डबल डैश, यानी मैं इसको निकालूं, यानी T3 होगा प्लस डी डबल डैश कितना है, डी डबल डैश ये हो गया यहाँ से N3/N1, ठीक है, अपने पास ये हो गया T3 और डी डबल डैश हो गया, डी डबल डैश कितना है अपने पास
ये चेक करना डी डबल डैश सही है क्या। डी डैश की वैल्यू क्या रखी हमने, n2/n1, ठीक है, तो n2/n1 आ गया, ठीक है। डी डैश कितना है, n2/n1, और ये हो गया t1 प्लस अपने पास t2 मल्टीप्लाई किया n3/n2, n2 से n2 अपने पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, n3/n1 t1 आ गया, n3 n2 t2, n3 n2 t2 हो गया, ठीक है। चलो चेक करते हैं एन डी डबल एस कितना आता है, आगे देखो n3/n1 t1 प्लस n3/n2 और ये हो गया t2, ठीक है ना। तो t3 आया और n3। अब देखो जरा, अगर मैं n3 को कॉमन ले लेता हूँ, n3 को कॉमन ले लेता हूँ, मैंने जब n3 को कॉमन लिया, देखो फॉर्मेट बन रही है क्या, देखो जरा, क्या t1/n1 बन रहा है, क्या t2/n2 बन रहा है, क्या t3/n3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। बस यही चाहिए था हमें, ये फाइनल फॉर्मूला अपने पास बनता है, ये वाला। जब भी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में रखे हों, जब भी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर देखो, ये ऑब्जेक्ट एक अलग मीडियम में था, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट जो था ये इस मीडियम में था n1, ठीक है ना। अगर मैं इसको भी एक्सपेंड कर दूं, ये बोल दूं ठीक है ये n1 मीडियम है सारा का सारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो n1 मीडियम में है, ऑब्जर्वर जो वो n3 मीडियम है, क्या डिफरेंट मीडियम है, उसके बीच में चाहे कितनी भी स्लेब लगा दे, हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो n3 इस जो ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा हो वो n3 इंटू t1/n1 प्लस t2/n2 प्लस t3/n3 प्लस t3/n3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा, इसको डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम रखे तो ये फॉर्मूला, और ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर सेम मीडियम में रखे हो, मान लो ये भी n1 होता है, ये भी n1 होता, तो हम डायरेक्ट हर एक स्लेब के लिए शिफ्टिंग निकालते हैं, डायरेक्ट उनको जोड़ देते, ठीक है ना, डायरेक्ट उनको जोड़ देते। एक तो ये हो गया, ठीक है। डायरेक्ट शिफ्टिंग कैसे निकालेंगे, t/1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लेब, उसके लिए हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये इसको नोट करो जल्दी से। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या अभी देख लेते हैं, चलो जल्दी से इसको नोट करना। ओके देखो, जैसे चलो यहीं पर देख लेते हैं, जैसे आपसे बोल दिया जाए, अब जरूरी नहीं है कि वो स्लेब आए, ग्लास स्लेब ही आए, कोई भी मीडियम दे सकता है। जैसे ये एक मीडियम है, ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है अपने पास, ये मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, मोटाई है, और 1.5 है। फिर ये जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और हमारे पास फाइनल जो दे रखा है वो दे रखा अपने पास कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास जनरल है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर 1.2 दे रखा है। यहाँ पर हमें बोल दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ है, ऑब्जर्वर जस्ट इसके पास में है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऑब्जर्वर क्या एयर में है? पहली बात तो देखो, क्या ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर क्या डिफरेंट मीडियम? बिल्कुल। ऑब्जेक्ट जो है वो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, ऑब्जर्वर जो वो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, ठीक है, मतलब अलग अलग है। फिर वो फॉर्मूला यूज लेंगे, क्या है वो फॉर्मूला, जो फाइनल जो अपने पास जो इमेज बनेगी उसकी इस ऑब्जर्वर से डिस्टेंस, ठीक है ना, वो डिस्टेंस जो फाइनल डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है, n3। अभी फॉर्मूला क्या है, n3 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रखा हुआ है ऑब्जर्वर, यानी यहाँ पर तो 1 आ गया। t1/n1, t1 कितने 15,
T1/N1 प्लस T2/N2, T2/N2 प्लस T3/N3, T3/N3, ये अपने पास, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। और ये अपने पास हो गया जितनी भी आई, यहाँ पर तो देखो 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 ही रखा हुआ था, तो यहाँ पर 24/1.2 आ जाएगा, प्लस जो ऑब्जर्वर वाली डिस्टेंस है, ऑब्जर्वर कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है इससे, 0 डिस्टेंस के ऊपर, तो ये तो हो गया 0। तो फाइनल अपने पास ये आंसर आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। देखो ये तो हो जाएगा अपने पास 10, ठीक है, 10 प्लस अपने पास ये भी हो गया 10, प्लस अपने पास ये हो गया 20, यानी 40 हो गया, ठीक है, ओके। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला भी बना लेना इनका, अगर जनरल फॉर्मूला भी बनाऊं तो देखो जनरल फॉर्मूला अगर बनाए जिसको आप याद रख सकते हो, वो क्या होगा देखना जरा। मान लो कि ऑब्जर्वर यहाँ रखा हुआ है, देखो ये ऑब्जर्वर रखा हुआ है, ठीक है, ये अपने पास है T1 डिस्टेंस के ऊपर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास कितना है N1, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है T2 है, ये N2 है, ठीक है ना। फिर अपने पास है T3 है और ये N3 है, ठीक है ना। इसी प्रकार चल रहा है और फिर यहाँ पर फाइनल, यहाँ पर अपने पास कितना है, ऐसे चलता चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर चलता चल रहा है और फिर फाइनल अपने पास कितना है, ये जो है यहाँ पर जो है रखा हुआ है ऑब्जर्वर, ठीक है ना, यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस है यहाँ पर हमने बोल दिया T0 और ये हमने बोल दिया N0। तो इसके लिए फाइनल फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं कि इमेज मान लो इमेज यहाँ बनी, फाइनल यहाँ पर पहुँच कर, इमेज कहीं पर भी बन सकती है, इमेज कहीं पर भी बन सकती है, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो वर्चुअल कहीं पर भी हो सकता है। तो ये जो है अपने पास डी निकालना है ऑब्जर्वर से। तो फाइनल फार्मूला क्या है, हम लिख सकते हैं जो डी जो आएगा, फाइनल फार्मूला जो डी आएगा, उस डी को मैं लिख सकता हूँ N0, ठीक है ना, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर रखा हो, T1/N1 प्लस T2/N2 प्लस T3/N3 एंड सो ऑन, और T0/N0, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा और इसी को हमने यूज किया। अब अभी हाल ही एग्जाम्पल में T0 की वैल्यू 0 थी, ठीक है ना, तो उसको हमने 0 कंसिडर किया। ये हम फाइनल फॉर्मूला हम इसको याद रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं, ओके, नोट कर लो चाहे। लेकिन ध्यान रखना, ये जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ग्लास स्लैब के लिए, ये केवल और केवल पैराक्सियल रेज के लिए हैं, मतलब स्मॉल एंगल्स के लिए हैं, स्मॉल एंगल्स के लिए हैं, ठीक है, स्मॉल एंगल्स के लिए, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अब मान लो कि स्मॉल एंगल्स ना हो, ये भी तो हो सकता है, तो एक फॉर्मूला आता है लेटरल शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब। 12th में भी मिल जाएगा ये वाला टॉपिक अभी जो बताने वाले हैं, लेटरल शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब। चलो वो क्या है, वो टॉपिक क्या है वो देखते हैं, लेटरल शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब ये जो हम बताने वाले हैं ये स्मॉल एंगल्स के लिए नहीं है, ये बड़े एंगल्स के लिए, मतलब पैराक्सियल रेज के लिए नहीं है ये, लेटरल शिफ्ट, ओके। क्या मतलब है, जब भी मान लो कि पैराक्सियल रेज नहीं है, ये कोई एक ग्लास स्लैब है, ओके, और एक लाइट रे इंसिडेंट होती है जो कि
बड़े एंगल पर इंसिडेंट होती है, समझ रहे हो ना, बड़े एंगल। ये आई जो है वो बड़ा एंगल है, नॉर्मल के जस्ट पास में नहीं है, पैरेक्सियल रेज नहीं है। अब क्या होगा वो हम देखते हैं। देखो जानी, ये मीडियम है, ग्लास मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, ठीक है, ये ग्लास मीडियम यानी डेंसर मीडियम है, ये एरेर है। तो जानी तो चाहिए थी सीधी। अगर ये ग्लास नहीं होती, अगर ये जो वो अपने पास ग्लास स्लैब नहीं होती, तो ये लाइट रे ऐसे ही तो चलती ना, ऐसे ही तो चलती ना प्यारे दोस्तों, ऐसे ही तो चलती ना। अगर ये नहीं होती तो ऐसे ही तो चलती, बिल्कुल। लेकिन ये इस तरफ बेंड हो जाएगी, हमें पता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। तो नॉर्मल से ये एंगल जो होगा उसको हमने बोल दिया आर, इसको मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया इसको। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल जी, ठीक है। अगेन अब क्या होगा, मुझे देखकर बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? देखो ये z बन रहा है तो ये भी r होगा। ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ये I बना रहा है, इसी प्रकार से ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी, ये जब एंगल बाहर निकलेगा ना, ये लाइट रे जब बाहर निकलेगी, देखो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। तो वो कुछ इस प्रकार से हटेगी, ऐसे इस प्रकार से हटेगी। ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये ध्यान रखना। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल, ये I ही बनेगा, ठीक है ना, पैरेलल हो जाएगी। इस शिफ्टिंग को, जो ये जो शिफ्टिंग है, ये डिस्टेंस जो है, इसको बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है ना, इसको बोल देंगे अपने पास लेटरल शिफ्ट, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास ये इस प्रकार से, ये शिफ्टिंग जो है ना, ये शिफ्टिंग, ये शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। मतलब लाइट रे जानी तो चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये यहाँ से इस प्रकार से शिफ्ट हो गई, बनेगी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल जाएंगी, कभी आगे मीट नहीं करेंगी, पैरेलल जाएंगी, ठीक है, पैरेलल जाएंगे आगे। तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट रे सीधी जाती, ऐसे चली जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन हो गया, फिर अगेन क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ, तो फिर लाइट रे जाएगी और ये एंगल I ही बनेगा, ठीक है ना। ये लाइट रे अपने पास पैरेलल होंगी। ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं आई बनेगा ये, ठीक है, ओके। अब मुझे निकालना है शिफ्टिंग, यानी ये शिफ्ट कितना होगा, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। मतलब इसको अगर मैं बोल दूं S शिफ्टिंग, वो हमें निकालना है। तो S निकालने के लिए, अच्छा क्या मुझे ये बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? ये जो है, ये अपने पास टोटल एंगल I है, तो ये एंगल होगा I माइनस R, ठीक है ना, I माइनस R होगा, बिल्कुल। और ये 90 है, ठीक है। और इसकी मोटाई जो है, इसकी T मोटाई अपने पास दे रखी है, तो हमें निकालना है ये S, ठीक है ना, ये शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट। तो पहली बात, मुझे क्या ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो क्या तुम? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मान लो ये डिस्टेंस जो है, ये मैं बोल देता हूँ कि भाई इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको मैं बोल देता हूँ अपने पास B, ठीक है ना, इसको मैं बोल देता हूँ अपने पास ये C। तो जो AB होगा ना, AB कोस R जो है, AB कोस R जो है वो कितना होगा, T। तो AB जो होगा वो होगा T सेक R। पहली बात ये हो गया अपने पास, ठीक है, यानी AB आ गया, AB आ गया, तो ये 90 है, ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अब देखो, नाउ साइन I माइनस जो R होगा ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास S है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, T सेक R है, यानी T सेक R। यानी जो शिफ्ट बना ना, जो शिफ्ट बना वो मेरे पास बनेगा T सेक R और बना साइन I माइनस R। ये हमारे पास फाइनल शिफ्ट बनेगा, ये हमारे पास फाइनल शिफ्ट बनेगा, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, ठीक है ना, ओके। ये वो वाली शिफ्टिंग नहीं है,
हमने उसमें क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये मान लो टी मोटाई की है, ये मान लो हमारे पास टी मोटाई की कोई स्लेब है, स्मॉल एंगल्स के ऊपर गिर रहे थे वो तो बहुत ही स्मॉल एंगल के ऊपर, और फिर हमने देखा था कि भैया ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, बहुत ही स्मॉल, फिर हमने बोला ये शिफ्टिंग ऐसे है, उसको हमने बोला टी इंटू 1 माइनस अपने पास म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लेब। ये वाली शिफ्टिंग अलग है और ये वाली शिफ्टिंग लाइट रे की अलग है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। ये बड़े एंगल्स के लिए है, बड़े एंगल्स के लिए दे देगा क्वेश्चन में, दे देगा ये बड़े एंगल दे देगा। जैसे मान लो ये अपने पास ये बोल देगा भैया अब देखो ये एंगल बोल दिया 60 डिग्री दे दिया, अब इसके लिए हमें अगर लेटरल शिफ्ट चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। ये मान लो अपने पास ये मीडियम जो रिफ्रैक्ट, अगर मैं क्वेश्चन देना चाहूँ तो लेट मी सी, मान लो ये √3 दे रखा है और ये 10 सेंटीमीटर दे दी अपने पास, अब बताओ तो ये निकाल लेंगे। आई तो अपने पास 60 डिग्री दे रखा है, आई तो अपने पास 60 डिग्री हो गया जी बिल्कुल। आर निकाल लेंगे, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, यानी μ1 यानी 1 हो गया sin 60 यानी √3/2, μ2 कितना है √3 sin r अपने पास 30 हो गया, यानी r जो बनेगा वो हो गया 30 डिग्री हो गया। t की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लेंगे सर बिल्कुल। शिफ्टिंग जो हो गया वो t कितना होगा सर 10 होगा, और कोस आर कितना हो गया कोस 30 साइन आर √3/2 होगा, यानी ये हो गया 20 हो गया। फिर साइन i माइनस आर, साइन i माइनस आर, आई कितना 60 यानी 30 यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 10/√3 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सिंपल, ठीक है, तो ये होता है लेटरल शिफ्टिंग, लेटरल शिफ्टिंग हो गया, ठीक है, लेटरल शिफ्टिंग हो गया। और हमने ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर डिफरेंट मीडियम में रखे हैं, वो हो गया, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। चलो अब यहां तक होता है अपने पास कंप्लीट, ओके। अब हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, और एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक ग्राफ आता है जो बहुत बार पूछ लेते हैं, जेईई मेंस में पूछ लेते हैं, सीबीएसई में तो नहीं आने वाला, आरबीएसई में नहीं आने वाला, उसमें पूछ लेते हैं वो ग्राफ, ठीक है। तो मैं पहले आपसे एक बात करता हूं कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको प्रॉब्लम देता हूं, देखो मान लो हेडिंग ये डालेंगे TIR, ठीक है, हेडिंग ये डालेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये होगा T और ये होगा I और ये होगा R, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो है, ध्यान देना, ये जो है N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये N2 है, ठीक है, और N2 ग्रेटर देन N1 है, N2 ग्रेटर देन N1 है, यानी डेंसर मीडियम कौन सा हुआ, ये हुआ, ये रेरर मीडियम हो गया। बहुत बढ़िया शानदार, मजा आ गया सर। यहां से कोई एक लाइट रे आपने इंसिडेंट कर डाली, बिल्कुल सर, ये मान लो एंगल I हुआ, तो जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, क्या नॉर्मल की तरफ बेंड होगी? बिल्कुल जी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी ये R हो गया, इसी को तो हम बोलते हैं R हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी R हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे जैसे आप एंगल I को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे अपने पास R, ये जो लाइट रे है वो इस नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, इस तरफ शिफ्ट होती जाएगी, इस तरफ शिफ्ट होती जाएगी, बिल्कुल। जैसे जैसे मैं I को बढ़ाता जाऊंगा ना, I मैक्सिमम कितना कर सकता हूं मैं इस मीडियम में, I मैक्सिमम 90 डिग्री कर सकता हूं,
ठीक है, 90 डिग्री कर सकता हूँ। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो जब मैंने 90 डिग्री कर दिया तो μ1 यानी n1 साइन 90 डिग्री और μ2 साइन r n2 साइन r हो गया। तो साइन r कितना हुआ, साइन r हो जाएगा n1 बाई n2, n1 बाई n2, सही है, n1 बाई n2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब r कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, स्मॉलर है, ग्रेटर है, ग्रेटर यानी लेस देन 0, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, मतलब 90 डिग्री तो है नहीं। ठीक है, ये तो होती है एक सिचुएशन। लेकिन अगर मैं सिचुएशन, ये तो डेंसर था ना, डेंसर को हम ऐसे बना देते हैं, डेंसर मीडियम को ऐसे थोड़ा दिख अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा लगे। अब मैं बोलता हूं कि भैया चेंज करो, ये जो मीडियम है ना इनको चेंज कर दो। अच्छा जी, तो चेंज कर दो ना, मतलब आपने बोला कि सर जी चेंज कर दो, तो मैंने बोला कि ये जो मीडियम है ये n1 है, और अब की बार पता है क्या है, n1 ग्रेटर देन n2 है। ओहो हो, यानी ये डेंसर मीडियम है। जी सर बिल्कुल, ये डेंसर मीडियम है। अच्छा, डेंसर मीडियम है, यानी ये अब के बारे में उसको डैश डैश ये लगा दो, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर, डेंसर से रेयर लाइट रेज आएगी अब की बार। ओहो, डेंसर से रेयर मीडियम में कोई लाइट रे गई, मैंने बोला कि ये लाइट रे गई डेंसर से रेयर मीडियम में, यानी ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई हो गया। अच्छा जी, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है तो वो दूर हटती है कि नहीं हटती, बिल्कुल, यानी जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाती है, यानी ये अपने पास आर आ जाता है ये। अच्छा, मतलब आई जो मैंने इस तरफ आई एंगल पर डाला, इंसिडेंस एंगल आई था, और जो रिफ्रैक्शन जो एंगल बना वो आर बढ़ गया, यानी आर बड़ा है ना, आर बड़ा है। तो आई के 90 डिग्री होने से पहले ही, देखो आई बढ़ सकता है ना ऐसे, आई को जब मैं बढ़ाऊंगा तो आर पहले ही 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब आई के 90 डिग्री होने से पहले ही आर जो वो 90 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला कि मैंने ये बोला कि एक काम करते हैं, आई को बढ़ाओ तो आर भी बढ़ेगा। मैंने बोला आई को इतना बढ़ाओ कि जो आर है वो 90 डिग्री हो जाए, तो मैंने बोला ठीक है बढ़ा दो। तो आई को मैंने बढ़ा दिया, इस एंगल को इस एंगल पर मैंने आई को भेजा, मैंने बोला आई बढ़ा दो भैया, आई की वैल्यू मैंने बढ़ा दी। इस आई के ऊपर ये जो आर है वो मैंने बोल दिया कि ये यहाँ से 90 डिग्री हो गई। ये क्या हो गई? 90 डिग्री। हो सकती है नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, यानी ये हो गया 90 डिग्री। इस आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिकल एंगल सी से। डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो 90 डिग्री पर बेंड हो जाए, ठीक है ना, 90 डिग्री बन जाए, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, द एंगल इन the angle of incidence in the denser medium at which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree, that angle of incidence is called critical angle. critical angle, ठीक है ना, critical angle। क्या इस critical angle से मैं थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ क्या एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को? बिल्कुल सर बढ़ा सकते हो, क्यों नहीं बढ़ा सकते? देखो आई तो है ना वो 90 डिग्री से बढ़ सकता है। अच्छा, तो मैं अपने बढ़ा दिया, मैंने आई को और बढ़ा दिया, मैंने बोला सर बढ़ाओ ना सर, तो मैंने बोला ठीक है बढ़ा दो। तो आपने बोला कि सर बढ़ा दो, आप बढ़ाते नहीं हो, मैंने बोला ठीक है बढ़ा दो। तो जैसे ही आपने आई को और बढ़ाया ना, आई को आपने और बढ़ाया, ये अब की बार आई कितना देखो, ये है आई, ये तो आई बराबर सी था, ये जो है ना ये आई ग्रेटर देन सी है,
इस पर पता है क्या होगा, ये लाइट रे जो है बेंड होती 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 इसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, और एंगल पता है कितना होगा, I ग्रेटर देन C। वो ही एंगल होगा जो नॉर्मल से, अरे ये रिफ्लेक्शन नहीं है क्या, जब भी एक लाइट रे किसी सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या इसी मीडियम में ये रेड वाली जो लाइट रे है इसी मीडियम में वापस नहीं आ गई क्या, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल। अच्छा ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है सर, आप इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हो, इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने इसको बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल का मतलब क्या है, टोटल का मतलब क्या है, अच्छा टोटल का मतलब क्या है, एक बात बताऊं, I ग्रेटर देन C से पहले, मैं सपोज करो ये वाला लाइट रे ब्लैक वाली, इस लाइट रे मतलब I इज इक्वल टू सी, इससे भी पहले, ठीक है ना, ये I इज इक्वल टू सी, ये I इज इक्वल टू सी है, ये वाला एंगल I इज इक्वल टू सी यहाँ पर लिख देते हैं यार, एक ही बात है, देखो ये जो एंगल है वो I बराबर C है और ये I है। इस एंगल I के लिए लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा था क्या, बिल्कुल हो रहा था। इस लाइट रे का देखो, इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, ब्लैक वाली का बिल्कुल हो रहा है। लेकिन हमने एक बात बताई थी आपको, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पर गिरती है तो वो तीन फिनोमिनन को एग्जिबिट करती है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज दी अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये ब्लैक वाली जो लाइट रे है इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा है ना प्यारे दोस्तों, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन, मतलब 100 जूल एनर्जी जब इसके ऊपर गिर रही है ना, तो 1 जूल एनर्जी रिफ्लेक्शन में भी आ रही है। हालांकि हम शो नहीं करते, हम ये कहते हैं कि ये जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम है कंप्लीट, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है मैक्सिमम, थोड़ी बहुत तो लाइट रे वापस आती है। लेकिन जब ये रेड वाली लाइट रे यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल के ऊपर जब ये लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन वाली लाइट रे भी इस तरफ आती है, रिफ्रैक्शन वाली भी इस तरफ आती है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है उस लाइट रे का। 100 जूल एनर्जी अगर आपने यहाँ पर डाली तो 100 की 100 ही आपको वापस उसी मीडियम में मिलेगी, नो एनी रिफ्रैक्शन हैपन्स। समझ रहे हो ना, ये बात समझना जरूरी है। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, टोटल मतलब टोटल का टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो एक भी लाइट रे बाहर नहीं जा रही, नहीं जा रही। इसमें इस आई एंगल के ऊपर लाइट रे रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन में भी होता है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन लाइट रे, रेड वाली लाइट रे है ना, इसके ऊपर तो टोटल का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना इसमें, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, ये जो क्रिटिकल एंगल है ना, क्या क्रिटिकल एंगल आप निकाल सकते हो? अजी बिल्कुल निकाल सकते हैं, अजी बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ तो सही, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो नहीं? देखो क्रिटिकल एंगल के ऊपर, एट क्रिटिकल एंगल क्या, एट क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्या मैं बोल सकता हूं कि n1 साइन आई यानी n1 साइन सी इक्वल टू n2 साइन आर, आर कितना हो जाता है 90 डिग्री, यानी साइन सी जो क्रिटिकल एंगल जो हो गया वो हो गया n2 अपॉन n1। ये बड़ा कौन सा है, ये n2, सॉरी n1 बड़ा है ना, n1 ग्रेटर देन n2, यानी स्मॉलर और ये लार्जर, बिगर। इससे याद रखो, छोटे वाला, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, छोटे मियाँ ऊपर आते हैं, बड़े मियाँ नीचे आते हैं। भैया छोटे व्यक्ति को तो आसानी से उठा रखा है बड़े मियाँ ने, ठीक है ना, तो बड़े मियाँ नीचे, छोटे मियाँ ऊपर, और साइन सी इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये याद करने का सिंपल तरीका है। मतलब डेंसर मीडियम से लाइट रे आई, ये 90 डिग्री के ऊपर चली गई, ठीक है, और हमने बोल दिया कि ये जो है इसका जो क्रिटिकल एंगल हो गया वो कितना हो गया, साइन सी इक्वल टू n2 अपॉन n1। एक प्रॉपर्टी हमने लाइट रे की आपको बताई थी कि लाइट रे जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ को फॉलो करती है, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये सपोज करो, ये जो ब्लू वाली जो लाइट रे है ना, ब्लू वाली,
क्रिटिकल एंगल के ऊपर। यहाँ से आपने एक लेजर लाइट को यहाँ पर डाला, आपने बोला कि ठीक है इस एंगल के ऊपर I=C पर डाला हमने, तो ये लाइट रे अपने पास 90 डिग्री के ऊपर चली जाएगी। अगर इसी लेजर लाइट को यहाँ पर के, ठीक है, 90 डिग्री वाले पर यहाँ पर अगर मैं डालूँ तो सेम पाथ को वापस से फॉलो करेगी। तो देखो ऐसा जरूर नहीं है कि क्रिटिकल एंगल की कॉन्सेप्ट केवल डेंसर से रेरर में हो, रेरर से डेंसर में भी हो सकती है। देखो रेरर से डेंसर में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो 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 देखो, जैसे मान लो ये रेरर है, ये रेरर मीडियम है, ठीक है ना, ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर हो गया, ठीक है ना, डेंसर हो गया, ठीक है, रेरर हो गया, ये मान लेते हैं अपने पास N1 हो गया, ये हो गया N2। तो अब देखो, ठीक है ना, अब देखो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर रेरर में, मानो कि रेरर में जो लाइट रे जो मैं डालता हूँ ना, वो लाइट रे जो है मैंने एंगल जो है आई वाला एंगल अपने पास जस्ट 90 डिग्री नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस लाइट रे का मैं जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेरर की बात कर रहा हूँ, देखना, अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं 90 डिग्री कर दूं तो लाइट रे सीधी चली जाएगी, वो तो इस सरफेस के जस्ट सीधी चली जाए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नहीं करना है, जस्ट 90 डिग्री करना है। मतलब एक टर्म आती है ग्रेजिंग एंगल, ठीक है ना, एंगल ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एंगल जस्ट 90 डिग्री, जस्ट 90 डिग्री है, जस्ट 90 डिग्री, यानी आई जो है वो लगभग 90 डिग्री कर रहा हूँ। मतलब क्या है 89.99999999, बहुत ज़्यादा। तो 90 डिग्री इसको बोलते ग्रेजिंग एंगल, ठीक है ना, ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस के ऊपर मैंने डाला लाइट रे। तो इस सिचुएशन में देखना जरा, अच्छा इस सिचुएशन में देखना जरा, ओके जी, और ये मैंने बोल दिया कि आर हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब देखना जरा, μ1 यानी N1 साइन आई, साइन 90 डिग्री कर सकता हूँ बिल्कुल, N2 साइन आर, साइन आर क्या, साइन आर क्या बन रहा है, साइन आर जो बन रहा है वो N1/N2, छोटा कौन सा है, N1 है ना छोटा, तो यानी स्मॉलर, और ये क्या है बिगर। ठीक है ना, ये अपने पास। तो स्मॉलर अपने पास, अगर मैंने यहाँ पर बोला कि लाइट यहाँ से यहाँ गई तो स्मॉलर, ठीक है ना, साइन सी N2/N1 है ना, हाँ मैंने यहाँ पर मैंने इसको डेंसर बोल दिया ना। अगर मैं इसको डेंसर बोलूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको डेंसर बोलूँ और इसको रेरर बोलूँ तो रेरर में यहाँ से कर लो, ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो आप, यहाँ से कर। देखो N1 और N2 स्विच क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इस मीडियम को डेंसर बोल दिया और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लिया हमने। तो एक काम करो आप, डेंसर वाले का N1 कर दो क्योंकि हमें इससे मैच करना है, और इसको N2 कर दो तो उल्टा हो जाएगा, यानी N2/N1, ठीक है, N2/N1। तो स्मॉलर, ये स्मॉलर हो गया, ठीक है, स्मॉलर अपॉन बिगर, क्योंकि मुझे इससे कंपेयर करना है ना, इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, ठीक है ना, रेरर डेंसर, समझ गया, समझ गया, ठीक है ना, डेंसर, डेंसर मीडियम, ठीक है ना, ये रेरर, देखो ये रेरर है भैया जी, ये रेरर है और ये डेंसर है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 बोला, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 बोला, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 बोला, रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 बोला, और हमने यहाँ पर तो डेंसर से रेरर में गिराई और यहाँ पर हम रेरर से डेंसर में गिरा रहे हैं। लेकिन रेरर में हम ग्रेजिंग एंगल, मैंने बोला था ना ये रेरर है, इस रेरर को अगर आप यहाँ पर स्विच कर दो, इस यहाँ पर लेजर लाइट रख दो, तो ये ग्रेजिंग एंगल पर जब आप इंसिडेंट कराते हो तो सेम फिनोमेना मिलता है, यानी ये जो साइन आर जो है और साइन से सेम आता है। मतलब ये जो क्रिटिकल एंगल की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो केवल डेंसर से रेरर मीडियम में लाइट रे जाए तभी ऐसा जरूरी नहीं है। क्रिटिकल एंगल की जो कॉन्सेप्ट है रेरर से डेंसर में जाए तो भी पॉसिबल है, डेंसर से लाइट रे जब रेरर में जाए तो भी पॉसिबल है, दोनों के लिए पॉसिबल है। मतलब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मैं बोल सकता हूं कि डेंसर और रेरर मीडियम दोनों के लिए परिभाषित की जाती है, ठीक है ना। जब भी दो मीडियम दे दिया जाए रेरर और डेंसर, ठीक है ना, और आपको उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए
और आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, तो सिंपल आप क्या करोगे, साइन सी इक्वल टू छोटे मियाँ बड़े अपॉन बड़े मियाँ, यानी स्मॉलर अपॉन बिगर, ठीक है ना। जैसे 1 और 2 दे दिया जाए, 1 और 2 दे दिया जाए तो साइन सी इक्वल टू 1/2 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो सही है, साइन सी इक्वल टू 30 डिग्री यानी सी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ये होता है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल एंगल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। क्या ये बात समझे, क्या ये बात समझ में आई आपको? अच्छा जी, खुश हो गए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ग्राफ निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ, इसको नोट करो जल्दी से। जैसे मैं बोलूं तुम्हें ओके, जैसे मैं तुम्हें बोलूं, मैं तुम्हें बताऊं कि ग्राफ बिटवीन डेल एंड आई, देखो क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो पहले एक एग्जांपल देख लें, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुम मुझे बताओ कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। और ये जो लाइट रे जब इंसिडेंट हो रही है, ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, कितने पर, 45 डिग्री पर। तो इस लाइट रे का एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, डेल्टा बताओ, विचलन कोण, मतलब जानी तो चाहिए थी सीधी, कितने से विचलित हो गई बताओ ना। तो पहले एक बात देखो, क्या ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर जा रही है? बिल्कुल, डेंसर मीडियम है, रेरर, डेंसर से रेरर में जाएगी। तो चेक करो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के ज़्यादा है या उससे कम है, ज़्यादा है या उससे कम है। क्रिटिकल एंगल निकालो, क्रिटिकल एंगल निकालोगे तो सी साइन सी जो हो गया छोटे मियाँ अपन बड़े मियाँ, यानी साइन सी जब निकालोगे ना, साइन सी छोटे मियाँ यानी 1/2 यानी सी जो हो गया 30 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 30 डिग्री है, यानी क्या होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, मतलब जिस एंगल से जा रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी, यानी 45 डिग्री। डेल निकालेंगे, क्या ये एक तरह से मिरर का काम कर रहा है? बिल्कुल जी, मिरर का काम कर रहा है। मिरर का काम करता है तो पाई माइनस 2i होता है इसका डेविएशन, तो पाई माइनस का 2i, 2i बोले तो 45 डिग्री यानी कितना होगा, 90, यानी 90 डिग्री इसका जाना चाहिए सीधा क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, और कितना 90 डिग्री इसका एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बता दो, मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान देना जरा ग्राफ के ऊपर। देखो ये रेरर मीडियम ले रहा हूं मैं,
और ये डेंसर मीडियम ले रहा हूँ, ये रेयर मीडियम ऐसे बोल देता हूँ ना, ये डेंसर ले रहा हूँ, यानी N1 ग्रेटर देन N2 ले हूँ मैंने, डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, ये डेंसर है और ये रेयर है। ओके, सही बात है। मैं एक काम करता हूं, एक लाइट रे को गिराता हूं, और ये जो एंगल आई मैंने गिराया वो लेस देन सी है, ठीक है ना, आई लेस देन सी है, क्रिटिकल एंगल से कम है, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल से कम है। और यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ। एंगल ऑफ आई जो कहां से कहां तक जा सकता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, सही बात है, मतलब 0 से जा सकता है 90 डिग्री, ठीक है। जब आई लेस देन सी है ना, पहली बात, जब आई लेस देन सी है, आई लेस देन सी की बात कर रहा हूं, मतलब ग्रेटर देन 0 डिग्री है, आई ग्रेटर देन 0 डिग्री है, ठीक है, और लेस देन सी है, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ तो ज़रा, होना क्या है सर, ऐसे चली जाएगी लाइट रे, नो ये अपने पास इस प्रकार से इसका जो एंगल आर हो जाएगा, डेविएशन कितना हो गया मेरे मुन्ना, डेविएशन सर बोल दोगे सर, डेल जो है वो इतना हो गया, यानी कितना हो गया, डेल जो हो गया सर आर माइनस आई हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर, आर माइनस आई हो गया, ओहो हो, तो डेल और आई के बीच में ग्राफ नहीं निकाल सकते आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं, डेल और आई के बीच में ग्राफ, तुम कहोगे सर डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई है, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, लेकिन तुम एक बात बताओ, क्या यहाँ पर आर कॉन्स्टेंट है, जी नहीं, जैसे जैसे आई की वैल्यू 0 से मैं बढ़ाते जाऊंगा ना, तो आर भी वेरी करेगा, किस वे में आर वेरी करेगा, निकालो ना फॉर्मूला, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, क्या यहाँ से आर और आई के बीच में रिलेशन आ जाएगा क्या, आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स n1/n2 और साइन आई वेरी करेगा तो आर भी वेरी करेगा, तो ये आर कांस्टेंट नहीं है, तो डेल जो होगा ना, डेल यहां से मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स n1/n2 साइन आई, ये तो हो गया आर, ये तो हो गया आर माइनस का आई। अब बताओ, डेल और आई में रिलेशन अब हुआ, एन और n2 कॉन्स्टेंट है, अब बताओ ये कैसा ग्राफ है, मुझे तो नहीं पता चल रहा सर, ये ग्राफ कैसा बनेगा, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूं कि कैसा ग्राफ बनेगा। 0 0 देखो, आई की वैल्यू जब 0 रखो तो डेल की वैल्यू कितनी है, जब आई 0 रखोगे ना, आई 0 0, डेल भी 0 है, ओहो, आई जब 0 0 है तो डेल भी 0 0, मतलब यहां पर है 0 0 ग्राफ यहां पर। जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे 0 और सी के बीच में है तो ये है, लेकिन जैसे ही मैं आई की वैल्यू सी कर देता हूं, समझ रहे हो, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, आई की वैल्यू सी के इक्वल हो जाए तो डेल्टा कितना हो जाएगा, पहली बात तो जब आई इक्वल टू सी होगा ना, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, ओ हो, मतलब आई जब आप सी पर डाल दोगे ना, आई जब आप सी पर डाल दोगे, यानी जब आई आपने सी डाल दिया, यानी ये सी हो गया, तो जो आर हो गया वो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। क्या ये होता है कि नहीं होता, आर π/2 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल जी सर होता है, आर इज इक्वल टू π/2 होता है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, π/2, है कि नहीं है कि नहीं है, आर की वैल्यू यहाँ पर π/2 हो गई और आई की वैल्यू सी है, तो डेल्टा कितना होगा, रख दो ना, π/2 माइनस सी, ओ हो, यानी आर आई की वैल्यू जब आपने सी रखा, अच्छा जी मैं चलता हूँ सी पर, ये मान लेते हैं सी है,
जब सी रखता हूं तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई बाई टू माइनस, देखो सी तो छोटा है ना पाई बाई टू से, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर सी आएगी, कुछ यहाँ पर बन जाएगा, ओहो मतलब यहाँ पर ये मान लेता हूँ, ये पॉइंट जो वो कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस सी, ये हो गया पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस सी, ठीक है डेल्टा। ओहो हो वाह जी वाह सर जी वाह, मज़ा आ गया, यानी ये पॉइंट हो गया। अच्छा जी, खुश हो गए, बिल्कुल खुश हो गए। पता है इनके बीच का ग्राफ का वेरिएशन ऐसा बनेगा, लेकिन मुझे नहीं पता सर ये कैसा बनता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ये हाइपरबोलिक ग्राफ नहीं, ये पैराबोला ग्राफ नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये पैराबोला नहीं है, बहम में मत रहना, ये पैराबोला ग्राफ नहीं है जी, नहीं। और आर जब आई इक्वल टू सी होगा तो डेल्टा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सी, डेल्टा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सी, डेल्टा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सी, ओके। लेकिन सर जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी होगी, जस्ट सी के बड़ी होगी, तो हमें पता है कि इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना है। सही बात है कि नहीं है? मैंने आई की वैल्यू सी के जस्ट बाद में देखा, देखो सी पर क्या हो रहा है, सी पर हो रहा है पाई बाई टू माइनस सी, और सी के ऊपर 90 डिग्री बन गया। जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस सी लिखता हूं, जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सी डालता हूं ना, तो मेरे पास आर हो जाता है पाई बाई टू और डेल्टा हो जाता है पाई बाई टू माइनस सी। जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू सी के जस्ट पास में करूं, जस्ट पास में, समझ रहे हो, मतलब आई की वैल्यू मैं लिख रहा हूं सी पॉइंट, ठीक है ना, 0 0 0 0 0 0 0 0, बहुत बार 0 और 1, तो क्या मैं ऑलमोस्ट सी नहीं लिख सकता क्या? ऑलमोस्ट सी है, सी नहीं है, सी के ऊपर तो हमें पता है कि डेल्टा पाई बाई टू माइनस सी आ जाता है, लेकिन सी के जस्ट पास, जस्ट थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं, जैसे ही सी से थोड़ा सा भी बड़ा लेता हूं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है कि नहीं होता? बिल्कुल हो जाता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सी से मैंने जस्ट थोड़ा सा डाला, मैंने जस्ट थोड़ा सा, ओ हो कहाँ गई, जस्ट थोड़ा सा बड़ा मैंने एक लाइट रे डाल दी, जस्ट थोड़ा सा बड़ा, जी 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 जी, ऐसा 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 ऐसा, ओहो थोड़ा सा बड़ा, ओहो थोड़ा सा बड़ा मतलब लगभग सी, लगभग सी, मतलब C.000000001। तो क्या मैं लगभग सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और इस सिचुएशन में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओ हो, मतलब ये भी लगभग कितना होगा, ये भी लगभग कितना होगा, ये भी लगभग कितना होगा, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कितना होगा, लगभग सी होगा, लगभग सी होगा, इक्वली तो आते हैं ना। और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डेल्टा बताओ इसके लिए, डेल्टा जो होगा पाई माइनस टू आई, पाई माइनस टू आई यानी टू सी, पाई माइनस टू सी, अभी भी फॉर्मूला लगा पाई माइनस टू आई, ओहो अच्छा जी, पाई माइनस टू आई, देखो 1/2 टू कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या पाई बाई टू माइनस सी, क्या डेल्टा अब की बार सी से जस्ट थोड़ा सा पास में, जस्ट थोड़ा सा आगे लूंगा ना, तो पाई बाई टू माइनस सी से दुगना जाएगा डेल्टा, ओ हो वाह सर वाह, मजा आ गया, यानी इससे दुगना यहां बनेगा, कितना बनेगा डेल्टा, पाई माइनस टू सी बना, पाई माइनस क्या बना, टू सी। अच्छा, लेकिन ये सी से जस्ट थोड़े से बाद में है, मतलब सी के ऊपर इसकी वैल्यू, ये सी पर तो ये है, तो यहां पर सी पर तो इसके खाली आएगी, मतलब कोई वैल्यू नहीं है सी पर, सी से जस्ट आगे पाई माइनस टू सी बन रहा है, ठीक है ना, और इक्वल बनेगा, ठीक है ना, पाई माइनस टू सी। अब जो आई डालोगे, अब जो भी आई डालोगे ना वही बनेगा, आई का आई इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ध्यान दो, अभी ये अपने पास पाई माइनस टू सी हो गया। अब आप आर, ये तो जस्ट सी के बाद वाला लिखा है मैंने, अब आई की वैल्यू जो आप आगे बढ़ाओगे, जैसे जैसे आई की वैल्यू आप रखते जाओगे, जैसे जैसे आपने आई की वैल्यू रखी, आई ग्रेटर देन सी रखा आपने, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, पाई माइनस टू आई,
तो डेल्टा जो होता है वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2i। क्या पाई माइनस 2i है, पाई माइनस 2i है कि नहीं, बिल्कुल। और जस्ट सी पर इसकी वैल्यू हो जाती है ये पाई माइनस 2c, और उसके बाद की जो वैल्यू है उसके लिए आएगा पाई माइनस 2i, यानी नेगेटिव स्लोप आएगी। ये क्या है, एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और कहाँ तक बनेगी, जब i की वैल्यू, जब i की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 90 डिग्री। i की वैल्यू जा सकती है 90 डिग्री। अच्छा जी, जैसे ही i की वैल्यू अपने पास 90 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री हो गया, i की वैल्यू अपने पास हो गई 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री हो गया तो डेल्टा कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2i से देखो 90 डिग्री कर दोगे तो 90 80 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री और जीरो, यानी ये ग्राफ बनेगा इसका, ये ग्राफ बना, डेल्टा और i के बीच में ग्राफ है ये। क्यों हिला डाला ना, पाई माइनस 2i। जब i की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट कर देंगे ना, तो पाई माइनस 2i से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेविएट होगी या नहीं होगी, फिर तो सीधी निकल जाएगी। 90 डिग्री बढ़ाते 90 डिग्री करते तो सीधी निकल गई, कोई डेविएशन हुआ नहीं हुआ। ये ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर डायरेक्ट दे देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बाद में देख लेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहना, ऐसे ही सीखते रहना, और हम क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ चैप्टर, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, डू एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।